आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए खेलो इंडिया से भारत में खेल परिदृश्य में आए बदलाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं भारतीय खेल प्राधिकरण में उपनिदेशक एस हिमा बिंदु। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। हिमा बिंदु जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी। हिमा जी, कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले एक बहुत ही ऐसा प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा जहां पर हम भारत को खेल की दुनिया में अग्रणी बनाने की बात करते हैं। सरकार के लक्ष्य की अगर बात करें तो 2036 तक भारत को दुनिया के अग्रणी खेल देशों में शामिल करने और 2047 तक शीर्ष 5 देशों में शामिल करने का विजन हम लेकर के चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी आज की नीतियां हैं और जिस तरह से हमारी जो तैयारियां चल रही हैं वो किस दिशा में जा रही हैं और अभी तक कहां तक हम पहुंच चुके हैं और आगे हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या अवसर आने वाले हैं? जी, अगर हम नीतियों के बारे में बात करें तो पिछले साल में खेलो भारत नीति लागू हुआ है और इसका अगर हम इसमें क्या है, अगर इसमें देखा जाए तो उसमें 5 स्तंभ की बात होती है। विश्व मंच पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास के लिए खेल, सामाजिक विकास के लिए खेल और खेल को जन आंदोलन रूप में कैसे बनाना है और शिक्षा के साथ खेल को कैसे हमको एकीकरण करना है। ये हमारा जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है इसी से बहुत स्पष्ट रूप में हमारे सामने रहती है। अगर अवसर की बात करें, हम ये सब तो हासिल करने की जरूरत है, इस सबको सशक्तिकरण करने की जरूरत है, मजबूत करने की जरूरत है। इसके साथ साथ हमको इस दिशा में हम जब जाते हैं तो बच्चों को खेल से जुड़ने का प्रयास हम सबको करना है और ये सिर्फ खेल से नहीं और खेल और शिक्षा को एकीकरण से ही ये हो सकता है। उनको जब सुविधा सही टाइम पे देंगे, सही टैलेंट खोजना, हमको टैलेंट पूल को ज्यादा से ज्यादा बड़ा बनाना, यही हमारा सबसे ज्यादा अवसर है। जी हिमा जी, खेलो इंडिया की जब हम बात करते हैं तो ये जो गेम्स हैं, जो खेल खेले जाते हैं खेलो इंडिया के अंतर्गत, वो स्कूल, यूथ, यूनिवर्सिटी, पैरा, विंटर, बीच, वाटर स्पोर्ट्स, ट्राइबल गेम्स तक पहुंच चुके हैं। तो ये जो विस्तार दिया जा रहा है इन खेलों का, तो इससे आपको लगता है कि भारत की खेल संस्कृति अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है और इसका सकारात्मक असर लगातार हमारे जो युवा प्रतिभा है, खेल प्रतिभा है, उस पर पड़ रहा है? अगर हम खेलो इंडिया प्रतियोगिता की बात करें, ये सबसे सक्सेसफुल मैकेनिज्म रहा है स्पोर्ट्स के प्रति। इसमें बच्चों को एक तो खेल के ऊपर इंटरेस्ट जागरूक करने के लिए और खिलाड़ियों को एक मंच देने के लिए इसमें नेशनल लेवल का कंपटीशन किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे खेलो इंडिया प्रतियोगिता कहाँ कहाँ पे हुआ है देश में, नॉर्थ में उत्तर प्रदेश से लेके जम्मू कश्मीर से लेके बिहार, पूर्वोत्तर राज्य में हुआ है, दक्षिण भारत देश में हुआ है, पूरे देश में फैला हुआ है खेलो इंडिया प्रतियोगिता। इसमें बहुत सारे बच्चों को मौका मिला है कि अंतरजातीय स्तर पे एक प्रतियोगिता कैसे किया जाता है। जब बच्चे उस कंपटीशन को देखेंगे, उनको एक झिझक नहीं रहता है जब वो इंटरनेशनल कंपटीशन में जाते हैं। ये खेलो इंडिया प्रतियोगिता का सबसे बड़ा योगदान है। इसके अलावा अगर हम पूरे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में अगर खेलो इंडिया गेम्स का योगदान देखेंगे, ये स्पोर्ट्स इवेंट जब भी होता है कोई भी राज्य में, उस राज्य ये सोचता है कि हम इवेंट्स के बाद क्या करें, मतलब हम लेगेसी प्लानिंग कैसे करना चाहिए। तो उसमें दिशा स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की तरफ जाती है। स्पोर्ट्स इवेंट से हम शुरू करेंगे पर वो जाता है एक्सीलेंस के ऊपर और मेडल्स की तरफ जाता है। तो इवेंट्स, स्पोर्ट्स इकोनॉमी, स्पोर्ट्स एक्सीलेंस, ये सब खेलो इंडिया प्रतियोगिता के द्वारा हासिल हुआ है। हिमा जी, आप भारतीय खेलों की अगर हम बात करें और खेलो इंडिया की बात करें तो बहुत ही नजदीकी से आप इन्हें देखती हैं। तो आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि ये जो योजना रही, इसने वास्तव में ग्रामीण और जो छोटे कस्बों की बात करते हैं, छोटे शहरों की बात करते हैं, दूर दराज के इलाकों की बात करते हैं, वहां पर नई प्रतिभाओं को खोलने के अवसर हमें ज्यादा प्राप्त हुए, वहां से बहुत सारी प्रतिभाएं निकल करके सामने आई हैं? खेलो इंडिया का अगर आप उसका लक्ष्य देखेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, एक है मास स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन और फिर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस है। तो इसके द्वारा खेलो इंडिया में अगर आप ग्रास रूट्स को लेकर बात करेंगे, हम पूरे देश में 1000 के ऊपर खेलो इंडिया सेंटर है और इसमें 28,000 से ज्यादा बच्चे इसमें प्रशिक्षण को प्राप्त हो रहा है उनको। और अस्मिता लीग्स में महिला खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। ये सिर्फ महानगरों में नहीं, छोटे शहर में भी होने लगा है। इसके अलावा जो खेलो इंडिया गेम्स का ब्रांड है वो गांव तक आजकल पहुंच गया है। तो खेलो इंडिया में सिर्फ महानगर के बच्चे नहीं है, इसमें गांव वाले और छोटी शहर बच्चों को भी एक मौका मिल रहा है, एक पहचान मिल रहा है, एक दिशा भी मिल रहा है और सुविधा भी मिल रहा है। अगर हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखेंगे तो जिला स्तर पर भी बहुत स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा गया है।
तो खेलो इंडिया और को ग्रास रूट्स में स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। हमने जो सक्सेस देखा है खेलो इंडिया के द्वारा ग्रास रूट्स में, उससे ये अंडरस्टैंडिंग पे आ गया है कि हमको इसको और मजबूत करने की वजह से और रिजल्ट हमको आ सकता है। यदि मैं आपसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की बात करूं, जिसे हम सभी टॉप्स के नाम से जानते हैं, तो ये खिलाड़ियों को विदेशी प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। ये भी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। तो इस तरह की जो योजना है, तो भारत के ओलंपिक और पैरालंपिक प्रदर्शन में काफी बदलाव हमें देखने को मिला है बीते कुछ समय में। तो इस योजना की आज की स्थिति और इसके फ्यूचर के बारे में और लोगों को इससे कितना फायदा हो सकता है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। हम टारगेट ओलंपिक स्कीम जो होता है, इसके द्वारा खिलाड़ियों को कस्टमाइज सपोर्ट दिया जाता है। इसमें हम एक्सपर्ट कोचेस, खेल उपकरण, खेल विज्ञान विशेषज्ञ, फॉरेन एक्सपोजर वगैरह दिया जाता है। और इस एथलीट को, जो चुने हुए एथलीट्स हैं, इनको बहुत क्लोज मॉनिटरिंग किया जाता है। आपने जैसे बताया कि इसका फल हम सबको पिछले 10 साल में ओलंपिक्स में, आशियाई खेल में, राष्ट्रमंडल खेल में देखने को मिला है। इसमें हमको आगे ओलंपिक एस्पिरेशंस के हिसाब से अगर सोचे जी, ओलंपिक आकांक्षा के हिसाब से हम अगर सोचे तो और सपोर्ट करने की जरूरत है, और उसी दिशा में बहुत पहल लिया जा रहा है। एंड डिलीवरी मैकेनिज्म जो है टॉप्स का, उसको मजबूत करने की प्रयास निरंतर जारी है। और हिमा जी, आज के समय में भारत की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। तो ये जो युवा शक्ति है, और वो ऐसा युवा जो स्कूल और कॉलेज से निकल रहा है, वहां से पास आउट हो रहा है, तो खेल की संस्कृति की ओर भी आकर्षित हो रहा है। इसमें और बेहतर बनाने के लिए ऐसी क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, युवा जो है वो खेल संस्कृति का लाभ उठाए, और जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं, खासतौर पे ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो या फिर विश्व कप हो, इन सब में पार्टिसिपेट करने के लिए वो किस तरह से प्रयास कर सकते हैं? हम अगर युवाओं के बारे में बात करें तो 2 चीज हमेशा याद में आता है कि एक है डेमोग्राफिक डिविडेंड, और दूसरा है उनका फुल पोटेंशियल तक पहुंचाने का प्रयास जो है वो जरूरी है, ये दोनों। और इसमें अगर खेल में हम बात करें, हमेशा पॉपुलेशन की बात होती है, पॉपुलेशन के हिसाब से मेडल कितना आना चाहिए इसका बात होती है। पर हमको ये मिसिंग लिंक जो है कि इस पॉपुलेशन में कितने बच्चे खेल पा रहे हैं, और वो युवा होने के बाद कितने साल खेल पा रहे हैं, और खेल के ऊपर उनका समय कितना है, न्यूट्रिशन कैसा है। तो हम खेल को सिर्फ मेडल के रूप में नहीं, खेल को हम अगर जब सेफ सिक्योर लाइवलीहुड के रूप में, खेल को जब हम फिटनेस के रूप में, खेल जीवन के भाग के रूप में जब देखेंगे हम, तब ज्यादा से ज्यादा युवा और बच्चे हम खेल की तरफ आएंगे, और तब हमको ऑटोमेटिकली मेडल ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। हमारा जो भी पहल है खेलो इंडिया के द्वारा या टॉप्स के द्वारा, फिट इंडिया के द्वारा, स्कूल्स के साथ जुड़े रहने का जो प्रयास है, ये सब उसी के लिए है। जी, हिमा जी, इस वक्त कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जा रहे हैं, और 2026 का ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, इसमें 124 सदस्यीय भारतीय दल उतरा है। हमारी शुरुआत भी बड़ी अच्छी हुई, स्वर्ण पदक के साथ में हमारी शुरुआत हुई है, और मीराबाई चानू ने लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स का स्वर्ण पदक जीता, इतिहास रचा है। तो ये जो सफलता हमें मिल रही है, इस सफलता के लिए आपको क्या लगता है कि अभी जो कुछ समय से हमारी योजनाएं खेल के लिए चल रही हैं और जो तैयारियां हमारी हैं, उनका कितना योगदान है? हमारा तैयारी ये एक दिन का रिजल्ट नहीं है, ये एक स्टेक होल्डर का रिजल्ट नहीं है, ये बहुत सारे स्टेक होल्डर जब कोलैबोरेशन में और कन्वर्जेंस में काम किया है, उसी का नतीजा है ये आज हम देख रहे हैं। और ये जैसे हमने डिस्कस किया कि जैसे इंटरमीडिएट और ग्रास रूट लेवल पे खेलो इंडिया काम कर रही है, टॉप्स एलीट लेवल के लिए काम कर रही है, और अगर हम टोक्यो ओलंपिक्स, एशिया गेम्स, ये सब हम देखें तो एक माहौल बन चुका है देश में। और नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, हॉकी टीम, ये सब एक माहौल बन चुका है, और सक्सेस इज कंटेजियस आज के दिन में स्पोर्ट्स में, और एक को देख के एक और बढ़कर एफर्ट लगा रहे हैं। ये सबको ओवरऑल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, स्पोर्ट्स साइंस, एक्सपर्ट कोचेस, ये सब मदद हो रहा है, और आगे हम ये उम्मीद है कि हम इससे और गुना मेडल देश के लिए आएगा, उसी के लिए प्रयास है। हिरमा जी, एशियाई खेलों की अगर हम बात करें तो साल 2014 में भारत ने 57 पदक जीते थे, और 2023 में रिकॉर्ड 107 पदक हासिल किए, लगभग दोगुने तक हम पहुंच चुके थे। तो क्या ये बेहतर खिलाड़ियों का परिणाम आप मानती हैं, या जो हमारी देश की सशक्त हुई खेल नीति है उसका असर है? दोनों को क्रेडिट देने की जरूरत है इसमें जी, क्योंकि
जब आपको इसमें अगर एक ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट अगर देखा जाए तो जब नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक मिला टोक्यो ओलंपिक्स में जी, तब उसके बाद एक उम्मीद आई है कि एथलीट्स में कि हम भी कर सकते हैं और जी, एक माहौल भी बन गया है कि पूरे देश में कि अगर नीरज चोपड़ा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का स्ट्रेंथनिंग करना, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में उनको मजबूत करना, खेल विज्ञान विशेषज्ञों को बहुत ताकत देना, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स को ताकत देना, जी, एथलीट का कस्टमाइज सपोर्ट देना, टॉप्स के द्वारा हमारा सेंटर्स में नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ जुड़ के काम करना, तो ये कन्वर्जेंस, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स और जो हम मजबूत करने का जो भी एफर्ट्स है इसी का नतीजा है। हिमा जी, अभी आपने ओलंपिक का जिक्र किया तो मेरे जहन में एक बात आती है कि अगर हम पैरालंपिक का यहाँ पर जिक्र करते हैं तो भारत ने 2016 में 4 पदक जीते थे पैरालंपिक में, वहीं 2024 में 29 पदक जीते। ये बहुत बड़ी असाधारण उपलब्धि रही है भारत के लिए। तो पैरा खिलाड़ियों का जो ये पहले की तुलना में बेहतर हम परिणाम देख रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है उन अवसरों की ओर इशारा करता है जो उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आगे की अगर योजना की हम बात करें तो किस तरह के और बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं? अगर हम पैरा खेल की बात करें, ये तो मानना पड़ेगा कि पैरा एथलीट्स जो है हमारा, ये सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं, हम सबके लिए भी प्रेरणादायक है। जी, हम अगर जब वो मेडल जीतते हैं, जो उनका चैलेंजेस पार करके जो मेडल जीतते हैं, वो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। उसको रिकॉग्नाइज करते हुए जो सपोर्ट उनको मिल रहा है हमको टॉप्स के द्वारा, टॉप्स आजकल पैरा एथलीट्स भी टॉप्स में हैं, जी, और हमारा खेलो इंडिया एथलीट्स जो हमारा उत्कृष्ट एथलीट्स को हम जो सपोर्ट करते हैं उसमें भी पैरा शामिल है। इसके अलावा डेडिकेटेडली खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी हुआ है, उसमें से भी बच्चे निकल के आ रहे हैं। इनफैक्ट उस खेलो इंडिया एथलीट्स 6 एथलीट्स पदक जीते हैं पैरा ओलंपिक गेम्स में। जी, तो हमको ये आगे जाके पैरा खिलाड़ी जो भी है उनको प्रोत्साहन करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा क्लासिफायर्स को बनाने की जरूरत है, एक्सपर्ट कोचेस को इसमें बनाने की जरूरत है हमको, और बहुत सारे फैसिलिटीज। हम खेलो इंडिया में ये भी स्टेप लिया है कि अगर कोई प्राइवेट एकेडमी एक्सेसिबिलिटी के साथ है, वो पैरा फैसिलिटी के लिए अक्रेडिटेशन लेना चाहती है, वो भी सुविधा आज के लिए अवेलेबल है। तो हम पैरा अक्रेडिटेड एकेडमीज जो पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन हो सकता है, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है आज के दिन में। हम उनके लिए ज्यादा प्रशिक्षण केंद्र अवेलेबल करने की जरूरत है, इससे बहुत ज्यादा मेडल आने की चांसेस है। जी। हेमा जी, बिल्कुल कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। देश में खेल संस्कृति विकसित करने पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है और कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता रहे हैं जो बहुत ही छोटी जगहों से आए हैं हमारे सामने। तो इनकी सफलता और भारत की मौजूदा खेल नीति और भविष्य की बात करें तो इनके बारे में आपके विचार क्या होंगे? जो बच्चे आते हैं खेल में, उनके लिए एक भूख होता है, एक लक्ष्य होता है। बहुत बच्चों के लिए एक अपवर्ड मोबिलिटी की मौका होती है स्पोर्ट्स। तो हमको इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की तरफ बहुत बच्चों को हमको नर्चर करने की जरूरत है। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेल में आना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब एजुकेशन और स्पोर्ट्स का एकीकरण हो जाता है। जी, और हमको देश में बहुत सारे प्रशिक्षित कोचेस का जरूरत है। हमको पीईटीज है, पीईटीज को हम ग्रास रूट कोचेस को डेवलप करने की जरूरत है। वो हमारा दे आर और आइस ऑन द ग्राउंड। तो ये प्रशिक्षित कोचेस को बनाने का बहुत जरूरत है। और जैसे बताया था कि टैलेंट खोज और टैलेंट डेवलपमेंट सही टाइम पे करे, सही तरीके से करे, तब हमको ज्यादा से ज्यादा मेडल प्राप्त करने का अवकाश है। और हम सबको और ज्यादा कन्वर्जेंस करने की जरूरत है। इनके लिए जो भी सुविधा, स्कीम, कानून मजबूत करने की जरूरत है, वो सबकी दिशा में ही प्रयास और सोच दोनों जारी है। हेमा बिंदु जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद निखिल जी। अभी आप सुन रहे थे खेलो इंडिया से भारत में खेल परिदृश्य में आए बदलाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थीं भारतीय खेल प्राधिकरण में उपनिदेशक एस हेमा बिंदु। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन